से 5 दिन बाद यानी 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचाएगी, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन ये 12 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ईरान संकट से त्राहिमाम है। लेकिन इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के निवेशकों को भारत की मजबूतियां बता रहे हैं और उनसे भारत में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी उन 50 कंपनियों के सीईओ से मिले जिनका कुल टर्नओवर $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। इन कंपनियों ने आने वाले दिनों में भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा भी किया है और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा और आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है और देश में महंगाई बढ़ाने और अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगा रही है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर रवि कांत साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में सज्जन कुमार भी यहाँ पे जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इस बार करना चाहूंगा सतीश के सिंह साहब से, क्योंकि सतीश के सिंह साहब हमारे स्टूडियो में हमारे बगल में बैठे हुए हैं, तो सोचता हूं उन्हीं से पहले शुरुआत किया जाए। सतीश सर, ये प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे से आए हैं और आने के साथ ही महा बैठक कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ सरकार 12 साल पूरा करने जा रही है मोदी सरकार, दूसरी तरफ दुनिया में एक संकट का माहौल बना हुआ है। आपके हिसाब से इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पूरा लंबा भारी भरकम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया है, वो मंत्री आए हैं, वो गाड़ियों में आए हैं या कुछ ये क्या बताएं, ये मोटरसाइकिल पर आए हैं, किस चीज़ पे आए हैं? बचत का समय है और बचत की प्रधानमंत्री जी ने अपील कर रखी है, तो आए वो कैसे? तो पहला चीज़ ये है। दूसरा ये है कि ये राजनीतिक बैठक मंत्रियों का इतना लंबा चौड़ा मीटिंग से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से ये फेर बदल का है, रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री को विदेश से लौटने के बाद आर्थिक लोगों की बैठक करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और बैठक भी छोड़िए, तड़ातड़ धड़ाधड़ जितने फैसले करने हैं कर दीजिए, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। कारण ये है लक्ष्मण जी कि हम लोग कह रहे हैं कि हार्मुज और ईरान और फलाना और ठिकाना, ये देखिए, ये ईरान का लड़ाई से मैं बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं देखता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो अमेरिका नाम का एक देश है, जीव जंतु है, उसने 1.5 साल से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और उसी खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पहले से सारी चीज़ें ठीक थी। अरे 4 रुपया 5 रुपया ही तो बढ़ा है अभी डॉलर के मुकाबले, ये युद्ध के बाद से। पहले 73 था, 21 में बढ़ गया कितना, 90 तो पहले ही चला गया था। दूसरी बात कि अभी आपका ये देखना है कि 4-5 चीजें करना क्या चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ 4-5 चीजें क्या करनी चाहिए, इस पे थोड़ा शो में आगे चल के चलूंगा। पहले जो समस्या क्या है पहले वो देख लिया जाए। आपने कहा कि ये महाबैठक करने की बजाय तुरंत में आकर के अर्थव्यवस्था के ऊपर बैठक करते और धड़ाधड़ यहाँ पर फैसला करते। समस्या बता देता हूँ, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन बाकी मेहमानों को भी जोड़ लूँ शो में। मैं थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी साहब, ये बैठक पे सबकी नजरें टिकी हुई थी। एक तो 12 साल पूरा हो रहा है, दूसरा अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संकट है पूरे दुनिया भर में, और तीसरा प्रधानमंत्री यूरोप से आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किधर की रणनीति बननी चाहिए? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा से जो लौटे हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले हैं, तमाम तरह की जो लोगों से मिल करके आए हैं, जो बड़ी इकोनॉमी के सीईओ से मिलकर आए हैं, 50 से अधिक दिग्गज कार्यकारी अधिकारियों सीईओ से उनकी मुलाकात हुई। कुल कंबाइंड वैल्यू लगभग $3 ट्रिलियन की बताई जा रही है। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो भारत के लिए $5 बिलियन का दुबई ने कहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो तमाम देशों ने कहा है।
वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसके अलावा जो 30 मिलियन बैरल का पेट्रोलियम रिजर्व के बात का करार हुआ है, उससे मध्यम वर्ग को, देश को सुरक्षित करना, आर्थिक आधार को मजबूत करना, यही। और जो 12 साल की आप बात कर रहे हैं, तो देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने से लेकर पीने के पानी की उपलब्धता, जीरो बैलेंस पर 3 पर करोड़ जनधन अकाउंट खोलने से, काले धन के माध्यम से टेरर फंडिंग रोकने से लेकर के मेक इन इंडिया का हब बनाकर देश से का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया से ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने, आधार से सब्सिडी को लोग जोड़ करके जो लीकेज था उस लीकेज को रोक करके योजनाओं को पारदर्शित करना, उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, किसान सम्मान निधि से किसानों को स्ट्रेंथन करना, इज्जत घर बनाकर महिलाओं को स्ट्रेंथन करना, उरी, पुलवामा, पहलगाम हमले को पाक मुंहतोड़ जवाब देना, जीएसटी लागू कर देश में एक टैक्स। तो नरेंद्र मोदी के 12 साल की जो उपलब्धियां हैं वो आपको हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह उस अनेक उपलब्धियां हैं। विषय क्या है, जो प्रधानमंत्री बाहर गए, बाहर से उन्होंने जो चीजें लेकर के देश में आए हैं, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 12 साल देश को हुए, आयुष्मान भारत योजना से गरीब आदमी को 5 लाख रुपया तक का उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, जीएसटी लागू हुई, औपनिवेशिक कानून हटा करके बीएनएस लागू किया गया है। तो जितने अमूल चूक जो परिवर्तन, लेकिन इन सब के बीच में धनंजय गिरी साहब, इन सब के बीच में कांग्रेस विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस जो कोट अनकोट कह रहे हैं, कांग्रेस के जयराम रमेश जो संसद सदस्य, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया आज, उसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर माहौल काफी नकारात्मक हो गया है, स्थिति इतनी खराब हो कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कंज्यूमर को कि भैया तुम ज्यादा खर्चा वर्चा मत करो। नहीं, देखिए, कांग्रेस का असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। वह सहमत लोग भय का वातावरण कायम करना चाहते हैं और इसी कारण से वो धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। लेकिन जनता को भरोसा है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा है, और इसीलिए 3 बार लगातार जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका देकर उनकी नीतियों को मुहर लगाई है। क्योंकि जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है, विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव है, व्यापक परिभ्रमण, सुदूर प्रसारण, अंतर्दृष्टि, आत्महंता, आस्था, मोद, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, वो जिस तरह से लोगों का अपार प्रेम उनके साथ है, ऐसे तो नहीं है। अगर हमारी नीतियां देश के लिए सकारात्मक है, तभी जाकर के हम इतने जनअपेक्षी कार्यक्रमों को कर पा रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब, जन भावनाओं को, ठीक है, समझ गया। हाँ, अब आपकी दलीलों को हम लोगों ने रख लिया है, फिर आपके पास आऊंगा। कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत साहब, ये कहना कि 3 बार से जनता चुन के भेज रही है, इसके बावजूद विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, उन्हीं नीतियों पर सवाल उठा रही है जो पिछले 3 बार से उठाते आ रही है, इसमें नया क्या है? देखिए लक्ष्मण जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरी कथा सुना दी। अब वो खैर प्रधानमंत्री ही नॉन बायोलॉजिकल होने का दावा करते हैं, तो प्रवक्ताओं का कथा सुनाना तो बनता ही है। बाकी इस देश की जनता को क्या मिला? सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल में 12 बड़ी आपदाएं पैदा की और देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। कभी ऐसा हुआ था देश में आज़ादी के बाद कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार बेइज्जत करे, देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगा करके भेजे और ये कहे कि साहब हम कहां से तेल खरीदेंगे, कैसे आप जिएंगे, कैसे आप मरेंगे। वो कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी की तरफ से एक जवाब नहीं आया। ये तो इन्होंने संप्रभुता का हाल कर दिया। विदेश नीति के मामले में चौपट कर दिया। पाकिस्तान से लेकर के और चाइना तक, नेपाल से लेकर के और भूटान तक, कहां पे आपकी विदेश नीति काम कर रही है? यूरोप में अभी आप चले गए घूमने के लिए, जब आर्थिक स्थितियां बुरी तरीके से, और खुद कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन में कह रहे थे कि ये जो विपक्षी हैं वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। भय का वातावरण कौन पैदा करता है? भैंस छीन ले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च किए, और खुद उड़ रहे हैं विदेश यात्रा मत करिए, लेकिन 5-5 देशों की विदेश यात्रा कर रहे हैं और वहां मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। जब देश इतनी घनघोर आपदा में है, वहां पर साहब आप खिखी करके और मेलोडी साहिबा को वहां पर मेलोडी चॉकलेट दे रहे। ये बेशर्मी है कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो खुले तौर पर 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है, जिसने शिक्षा छीन ली, जिसने स्वास्थ्य छीन लिया, जिसने बेरोजगारी, यहां तक अभी देखिए
बेरोजगारी को लेकर के देश में किस तरह की हलचल है नौजवानों के बीच में है, लेकिन आपको कुछ नहीं देखेगा। आपको तो हरि अनंत हरि कथा न अंता, आपको तो बांचना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। किसानों के लिए आप कहते किसान सम्मान निधि, और किसान सड़क पर 13 महीने बैठा रहा, कितने 700-800 किसान उसमें शहीद हो गए। महिलाओं की आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर आपने क्या कितने कितने जुल्म किए, आदिवासी महिलाओं से लेकर के अल्पसंख्यक महिलाओं तक, दलित महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, क्योंकि आपको तो मेलोडी चॉकलेट देनी है। यहाँ की महिलाओं से आपको क्या लेना देना है? और हालात ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा हमला तो संविधान पर किया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इन्होंने संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया, आरक्षण से लेकर के, और उनके जो अवसर होने चाहिए वो उन्होंने खत्म कर दिए, शिक्षा की बर्बादी कर दी। धन्यगिरी साल में नफरत और हिंसा की राजनीति, संघीय ढांचे पर हमला, और देश। रविकांत सर अपनी बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं छोटा सा कमेंट ले लूंगा धनंजय गिरी साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी, मैं वही कह रहा हूं कि देश की संप्रभुता से लेकर के देश की विदेश नीति, आर्थिक नीति और संघीय ढांचा, और अगर हम पूरी बात करें तो संविधान पर एक तरफा हमला जो किया है इन्होंने, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो आवाजें थीं, जो अधिकार थे, उनको इन्होंने खत्म कर दिया। महिला सुरक्षा से लेकर के और आदिवासी और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं देश में है, और आपने बहुत सारी चिंताएं यहाँ पे, शिक्षा प्रोफेसर रविकांत साहब आपने बहुत सारी चिंताएं आपने बता दी। छोटा सा कमेंट धनंजय गिरी साहब से ले लेता हूं, फिर संगीत रागी और के पास चलूंगा मैं। धनंजय गिरी सर। लक्ष्मण जी, मैंने जो भी बताया डाटा बताया कि 15 करोड़ लोगों को सम्मानित की गई, 12 करोड़ घर बनाए गए, लेकिन कथा कौन कह रहा था? सुन रहे हैं, ये कथा नहीं, व्यथा है कांग्रेस की। कांग्रेस अभी और कराहेगी, लेकिन जनता सराहेगी, और जनता के सराहने का ही नतीजा है कि हम सत्ता में नहीं सेवा में हैं। अभी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक का खतरे में, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की जज का पार्लियामेंट उसके सामने शर्मसार होकर झुक जाए सहमानों मामले में, तो आप अल्पसंख्यक को सुरक्षित मानते हैं। जब इस देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप चुनाव हरवाए 77,000 वोट इनवैलिड करके, तब आप दलितों का अधिकार देते हैं। आपने दलितों, अल्पसंख्यकों पर, इस देश के जनता पर तुष्टीकरण का तड़का लगा करके देश को बर्बाद और उस पोजीशन पर लेके गए जहां अल्पसंख्यकों को 370 लगने के कारण, जिस जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और 370 जैसे काले कानून को धो करके भारत माता के मुकुटमणि पे चंदन का तिलक लगा करके वहां दलितों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है। जामिया मिलिया में अब खा गए दलितों का आरक्षण। हालांकि अभी धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब और प्रोफेसर रविकांत जी, दरअसल हम लोग चर्चा ये करना चाह रहे थे कि अभी जो माहौल है उसमें जो अर्थव्यवस्था को पर चुनौतियां हैं उसको कैसे देखा जाए, और राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जा रहा है, और सरकार को पर जिम्मेदारी है, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। तो हम लोग इसके आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा। मंदिर, मस्जिद, दलित और सवर्ण, वो बातें कई बार हम लोग करते रहते हैं। संगीत रागी जी, बहुत ही सीधा सवाल कि ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में ईरान संकट से त्राहिमाम बचा हुआ है, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेशों से भारत में निवेश करने की अपील करते हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये विदेश की रणनीति सही नहीं है और भारत में घरेलू मोर्चे पर अर्थव्यवस्था बहुत तंग है, ये संभल पा नहीं रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, किसी भी देश के विदेश नीति का आकलन इस आधार पर किया जाता है, और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप अपने देश के हितों को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं रख पाते। आपने किसको क्या जवाब दिया, नहीं जवाब दिया, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। चाइना 20 साल तक चुप ही रहा, बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन जब अब बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के और बड़ी मिलिट्री ताकत बनकर के उभरा है, तब जाकर के वो आंख से आंख मिलाकर के बात भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। देखिए, पहली बात तो कि प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर गए, उनकी तुलना और उसको इस आधार पर क्रिटिसाइज करना कि अभी तो आपने कहा कि लोगों को विदेश नहीं जाना चाहिए और आप स्वयं विदेश यात्रा पर चले गए, थोड़ा दोनों में फर्क करना आदमी को समझ में है। ठीक है, राजनीतिक नैरेटिव के लिए आप बात करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी वो बहुत पहले से निश्चित की होती है, और वो काम के लिए जाते हैं, कोई अयाशी के लिए नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे
और जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 1948 का आप देखिएगा, अमेरिका चले गए थे, अपने पूरे पुस्त को लेकर के चले गए थे और मल्टीपल वीक्स वहां पर था, उनके परिवार लोग रहे थे। तो एक वो भी प्रधानमंत्री थे। और किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी, यदि भारत से बाहर जा रहे हैं और दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जाना तो बहुत आवश्यक भी हो जाता है कई बार। जैसे नॉर्वे, पता नहीं कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री कोई भारत का गया था, नॉर्डिक कंट्रीज से। हम सेमीकंडक्टर के बारे में, ग्रीन एनर्जी को लेकर के हमने निवेश के बारे में बात की। यूएई के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक, हम जान रहे हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध घनिष्ठ हुआ है और डिफेंस डील तक हुआ है, डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हुआ है। ऐसे में यदि खाड़ी के देश में एक हमारा मित्र मिलता है जो सऊदी अरब के साथ जिसके संबंध बहुत ठीक नहीं रह रहे हैं, जिसका इजराइल के साथ बहुत बेहतर संबंध है और हमारा भी करीबी है, तो ऐसे संबंधों को हम क्यों नहीं बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का कोई भी आरोप जो है वो सही दिशा में जा रहा है। और कहने के लिए तो बहुत आसानी से कह दिया जाए, गरीबी है, महंगाई है, सब चीज है, आंकड़ों पर बात नहीं विपक्ष का कोई भी विपक्ष का आंकड़ों पर बात करनी चाहिए कि भाई पहले क्या था, आज क्या है। जब आप भारत की अर्थव्यवस्था थे तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी दुनिया की। यदि कुछ नहीं हुआ है 12 वर्ष में, तो चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन गई? आज जाकर के लोग कहते हैं कि भाई छठी अर्थव्यवस्था फिर से खिसक करके आ गई है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं छठी भी, 5 तो कुछ तो हुआ है इसमें। आज जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का था, इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसा तो पेड़ों पर नहीं फलता है, लेकिन आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल यदि भारत के अंदर खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट्स को लेकर के आप बात करें, एम्स को लेकर के बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस की बात करने कई स्टेट में लागू हुआ, ऐसे ही हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को आप जरा देखिए, राहुल गांधी की विदेश यात्रा किसके लिए होती है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता। इल्हान उमर के साथ बात करने के लिए, भारत के बाहर जाकर के ये बात करने के लिए होती है कि आप भारत के अंदर की डेमोक्रेसी को बर्बाद हो रहा है। ऐसा करते हैं संगीत रागी साहब, आपने जो फैक्ट रखा, थोड़ा सा मैं प्रोफेसर रविकांत जी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सज्जन कुमार सिंह के पास जाऊंगा, फिर सतीश जी भी हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब, आपने सुना संगीत रागी जी को, ये भी प्रोफेसर ही हैं और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो विपक्ष के कोई भी आलोचना में दम नजर आ नहीं रहा है। नहीं, आंकड़े आपके हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10-12 साल में जो उसके पहले रिपोर्ट आती थी, वो कोई रिपोर्ट आ रही है इस देश में क्या? आप आंकड़े घर बैठ कर के बना रहे, मैं बता देता हूँ। हॉस्पिटल के आंकड़े आप बताएंगे तो उसमें प्राइवेट जोड़ लेंगे। आप उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, कितने स्कूल बंद हो गए, लेकिन आपके आंकड़े फिर भी गुलाबी रहेंगे। तो ये तो आपकी जादूगरी है, यही तो मोदी मैजिक है। और क्या है कि देश के लोगों की आंखों में आप धूल झोंकना। और हो क्या रहा है, आप बेरोजगारों की संख्या जरा देखिए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया इन 12 साल में, कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी, कितना आपने आरक्षण छीन लिया, ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन आपको तो गुलाबी आंकड़े देने आते हैं। और जो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में किया था, उसको आप भुला रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमी जहां पर पहुंची थी, उसको आप भुला रहे हैं। लेकिन आज डॉलर के मुकाबले भारत की रुपया की स्थिति देख लीजिए, उस पर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आंकड़ा दुनिया देख रही है। वो तो पाकिस्तान के साथ आप मुकाबला कर रहे थे हर मामले में, लेकिन हमारा जो मुकाबला था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर, वो चाइना और अमेरिका के साथ था। जरा अमेरिका के ट्रंप के जरा शब्दों को देख लीजिए, वो क्या कह रहा है, और आप जवाब नहीं दे पा रहे, उप तक नहीं कर पा रहे। ये तो आपने देश की संप्रभुता का हाल बना दिया है। बस आपके आंकड़े गुलाबी हैं, लेकिन देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा है। ये आपके अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब देखिए, हाँ लोग तो सराह रहे हैं। लोग क्या सराह रहे हैं?
आप तो सीधा वोट चोरी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोग आपको सराह रहे हैं। आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, चुनाव आयोग आपके पॉकेट में है। और आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। ये किसके रिजीम में हो रहा था? और संगीत रागीर नेहरू जी की बात कर रहे थे। नेहरू जी ने जो किया, 9 साल जेल में रह करके आनंद भवन से लेकर के अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति इस देश को दान कर दी, और यहां आप उन धन्ना सेठों का तिजोरियां भर रहे हैं। अंबानी और संगीत रागे जी संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसमें सज्जन जी के पास जाऊंगा। संगीत रागे जी संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए। संगीत रागे जी, संगीत रागे जी संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं जाऊंगा सज्जन जी के पास। लक्ष्मण जी थोड़ा संक्षिप्त 2-3 मिनट दे, 2 मिनट 1 मिनट तो जरूर दीजिए कम से कम। चलिए 1 मिनट ले लीजिए। पिछले नरेंद्र मोदी के समय में 159 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए हैं। एम्स 7 नए बने हैं। कितने साल में बनाया था? जब नेहरू जी की जो इकोनॉमी थी उसके कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट 2.5 3.5 यही होता था। ये नेहरू जी की देन थी। ये नेहरू जी की देन थी कि लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र लिखा नेहरू को, मेरे कहने पर आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान जमीन चली गई। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में बता रहा हूँ, नेहरू लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। 15 अगस्त 1948 मैं और एडवीना आयरलैंड जा रहे हैं, उसके बाद कनाडा जाएंगे, हमारे कहने पर आपने सीज फायर कर दिया। ये देश को बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। 38,000 किलोमीटर चाइना को पिट गए, कुटाई हो गई अच्छी तरीके से। रोते उनकी चिट्ठी जो 1962 के समय लिखी गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिसे हैंड ओवर करने के लिए बीके नेहरू उनके ही थे। उन्होंने कहा मुझे रोना आ रहा है, इतनी शर्मनाक चिट्ठी लिखी थी। ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी नेहरू की ये थी कि 1963 के अंदर जो है वो हम सिक्योरिटी काउंसिल का हम खुद मेंबर बन सकते थे, लेकिन उसको गिरवी किसने रख दिया? विजय लक्ष्मी पंडित ने रख दिया। प्रधानमंत्री से बिना पूछे हुए कोई निर्णय कर दे कि हाँ हमको नहीं, चाइना को ये जाना चाहिए। ये अपनी बहन और भाई की ये विदेश नीति थी जिन्होंने गिरवी कर दिया। कितनी गिनाऊं, आपके कम पड़ जाएंगे, बहुत कम पड़ जाएंगे, ये मत बुलवाइए। आपने पूरी जो इकोनॉमी थी उसका इतना बंटाधार किया। यदि भारत की इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज शुरू से रहती तो ये लाइसेंस राज आज नहीं होता था। हम और चाइना तो दोनों साथ ही साथ। ठीक, रविकांत साहब मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागे जी की बातों पर कमेंट करने के लिए जरा मैं सज्जन कुमार सिंह को जोड़ लूं इस डिबेट में। सज्जन कुमार सिंह साहब, आपने सुना दोनों पक्षों को, और इससे पहले पिछले 48 घंटे से जो बयानबाजी हो रही है पक्ष विपक्ष की तरफ से, आपको क्या लगता है कि किसमें कितना दम है? ये देखिए, ये जो 5 देशों का दौरा हुआ है उसका फैक्ट भी देख लें। यूएई में जाने के बाद 5 बिलियन का निवेश, और वो निवेश बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा होगा। अब पोर्ट्स का क्या है कि अभी हॉर्मुज का संकट है, तो अबू धाबी के साथ अगर आपका ये हो जाता है तो फिर आप हॉर्मुज को सीधा बाईपास कर देते हैं। तो वो आगे के लिए भी इस तरह की, अब ये समस्या कब तक चलेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है किस तरीके से उनका क्या रुख रहेगा, बड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति है। तो ऐसे में आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के और दूसरे बाकी स्रोतों को भी जो गैर पेट्रोलियम है उसको ढूंढना है। तो ये देखिए, उसमें 3 करोड़ बैरल का, 30 मिलियन बैरल का तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का ही ये बात हो गया है। जो एडनॉक वहां की कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके साथ जो विशाखापट्टनम और उड़ीसा में उसका रिजर्व बनेगा, मालिकाना हक उनका होगा, लेकिन उसका प्रायोरिटी यूज का राइट जो होगा वो इंडिया का होगा। तो आप देखिए, अभी जो आपके सामने वैश्विक संकट है जो भारत ने नहीं क्रिएट किया, ना ही तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, उसमें आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो एक सफलता का मापदंड है। उसी तरीके से पेट्रोलियम से अलग हटके बाकी जगह जब आप जा रहे हैं तो वहां पे ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, जो आज आपके लिए जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अपरिहार्य है। तो उसकी भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो विदेश दौरा हो रहा है ये एक पिकनिक या टूरिज्म है या ये अवकाश लेके किया जा रहा है। इसके पीछे कॉन्क्रीट नतीजे आ रहे हैं, और अभी जो संकट है उससे सीधा इसका सरोकार भी दिखता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि वैश्विक संकट है। उसके बाद और दूसरी बात आप देख लीजिए कि जहां तक ये बात चल रही है कि ऐसे समय में चुनौती क्या है, तो भारत की चुनौती अभी 2 है। एक तो वैश्विक संकट जिसमें हर देश
जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। एक प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई उसमें और भी बात ये आ रही है कि देश के अंदर की जो समस्या है उसमें आर्थिक के अलावा और कुछ भी है कि जो युवा पीढ़ी है वो एग्जाम्स को लेके हो, नीट्स को लेके हो, तो उन्होंने मंत्री मिड टर्म रिव्यू जो लिया है जिसमें सारे मंत्रियों को कहा गया कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें और उसके आधार पे उस पर आकलन होगा, सब कुछ होगा। 2022 का आप याद कीजिए, 3 साल के बाद लिया गया था। बहुत सारे मंत्री बदले गए थे, हटा भी दिए गए थे। रविशंकर प्रसाद है, संतोष कुमार गंगवार हैं। उस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि देखिए पहले ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। हाँ, अपनी बात पूरी करी, फिर सतीश जी के पास जाता हूं, फिर धनंजय साहब के पास। देखिए पहले जो भाजपा हो या तमाम पार्टियां, उसमें होता क्या था कि दो तरीके से आपको रिवॉर्ड किया जाता था। एक तो ये होता था आपकी यूटिलिटी हो तो आपको रखा जाता था, और उस सबसे ज्यादा जो मेजर होता था वो होता था कि पुराने लोग जिनकी कहा जाता था कि इन्होंने संगठन के लिए कुर्बानी दी है, ये दिया है, वो दिया, उनको ढोया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में या जो गवर्नेंस में एक चीज आप जरूर देखेंगे कि कुर्बानी और वो सब पे आपको एक चांस तो मिलता है कि ठीक है आप संगठन से हैं, लेकिन एक समय के बाद आपकी काबिलियत जो स्किल है उसके आधार पे आपको आगे एक्सटेंड किया जाता है। और 2022 में जो हुआ था आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चेहरे गए, लोगों ने कहा कि साहब इन्होंने संगठन के लिए जीवन दिया, ये दिया, वो दिया। बात ठीक है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में ये एक डायरेक्शनल और एक पॉलिसी शिफ्ट है। तो आज जो मिड टर्म रिव्यू हुआ है उसमें देश के अंदर की समस्या, हर मंत्रालय का कामकाज और वैश्विक संकट से भारत कैसे जूझ रहा है उसमें बड़ा ही पॉइंटेड और कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। और उस बिल्कुल जी दरअसल ये जो आपने पॉइंट उठाया, इस पर सतीश के सिंह से आपकी राय मैं चाहूंगा, क्योंकि अटकलें ये भी चल रही थी कि इस बैठक में मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा फिर से हो सकता है। कुछ मंत्री बाहर जा सकते हैं, कुछ मंत्री आ सकते हैं। आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को काफी लंबे समय से देख रहे होते हैं। सतीश जी, देखिए वो तो होना तय है, लेकिन ऐसे ये अस्थाई और ऊपरी झापरी फेरबदल से कोई काम चलने वाला नहीं है। दरअसल समस्या जो है, पहले हालात पे बात करिए, उसके बाद सलूशन पे बात कीजिए। अभी राजनैतिक और मंत्रियों का इधर उधर कोई मात्र एक रत्ती का कोई ये इश्यू नहीं है। दूसरी बात, जो हालत की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें की गई। जरा हमें आप बताइए, आप तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाले भी हैं, आप ये बताइए कि ये तीसरे साल लगातार ये व्यापार घाटा $100 बिलियन के करीब क्यों जा रहा है। दूसरी एक और चीज हमें आप बता दीजिए कि ये बहुत लंबे समय बाद ये जो कैपिटल अकाउंट, जो पूंजी वाला बोलते हैं, उसमें ये घाटा क्यों होने जा रहा है, ये घाटे में क्यों चला जा रहा है, नेगेटिव में क्यों आ गया है। ये दो चीज ही खाली बता दीजिए ना। तो ये जो कहना कि हॉर्मुज में जाम लग गया इसलिए हमारा संकट हो गया, ये संकट नहीं है। असली संकट मैं आपको बताता हूं कहां हो रहा है, कि आप देखिए कि जो नया टेक्नोलॉजी है उसका हम बस में चढ़ ही नहीं पाए। आपको मैं डेटा लेके आया हूं कि ये आप देखिए कि जैसे एआई का है, एआई में सिलिकॉन, गैलीलियम, मोलिब्डेनम, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे चीजें हैं, चाहे वो बैटरी में हो चाहे यह आदि आदि में है। इसमें चाइना का लगभग एकाधिकार है, पूरे दुनिया में एकाधिकार है। हमारा किस चीज में अधिकार है, ये एकाधिकार है, जरा बता दीजिए। तो नए टेक्नोलॉजी की पूरे दुनिया में पूछ हो रही है, हमारे तरफ कोई देख नहीं रहा। इसीलिए 2,25,000 करोड़ लेके जो विदेशी ये जो शेयर बाजार में आता है वो लेके भाग गया, क्योंकि वो एआई स्टॉक की तरफ जा रहा है, वो अमेरिकन स्टॉक के तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? अमेरिकन बॉन्ड में जा रहा है। तो हमारी स्थितियों बड़ी गंभीर है। हमको उस तरह के काम करने पड़ेंगे, उस तरह के फेरबदल करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स आप लोग ज्यादा जानते हैं, वो बढ़ाए तो पूंजी वाला जो बाहर से लेके आता हो भाग गया, वो नहीं आएगा। आप क्या उसके बाद तो 17 जगह जाने के लिए ना, चाइना +1 में था भारत आने का, लेकिन वो तो वियतनाम सब चला गया। तो ये समस्या है। अब दूसरी बात, तो लग रहा था कि अब तक सतीश जी आप सिर्फ राजनीति पे पकड़ रखते हैं, अब तो अर्थव्यवस्था पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। धनंजय गिरी साहब, ये दोनों जुड़ा हुआ है लक्ष्मण जी। ये जो आपने एक लाइन खाली बोल देने दीजिए बस। देखिए, रूस से तेल हम क्यों नहीं लेंगे भाई? कौन हमें देगा लाइसेंस? क्यों देगा लाइसेंस? जब आप हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते तो हमको तेल कहीं से लेना है, लेने दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये चाइना ने अमेरिका ने जो तलवार लटका रखा है 18-0 का ट्रेड डील का, अरे जो सड़ा गला होता है वो करो, लेकिन ये तलवार लटका के क्यों आप रखे हुए हो? तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं
कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग डी डॉलराइजेशन के लिए खड़े हों। डी डॉलराइजेशन, 1% हमारा नेशनल करेंसी में चाइना से ट्रेड होता है और हमारा रूस से होता है, और रूस और चाइना का ट्रेड देख लीजिए कैसे होता है, किस करेंसी में हो रहा है। तो क्या हम डॉलर 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 करते करते हम अपना यहां पर मटिया मेट करवा लें? तो आप असली मुद्दों पे आइए। ये फालतू के ये डिफेंस देने का कि ये हो गया वो हो गया, कुछ देने की स्थिति नहीं रहेगी अगर आपने आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया तो। पहले धनंजय गिरी साहब, फिर संगीत रागे जी। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि डी डॉलराइजेशन पे अमेरिका में बहस अमेरिकी पार्लियामेंट में पहली बार हुआ हिस्ट्री में, पिछले साल जो हुआ। उसके बाद आप देखिए जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी, नॉर्वे, स्वीडन समेत तमाम देशों में $100 बिलियन, 10 लाख करोड़ के निवेश की बात हुई है, और वो उसी क्षेत्रों में हुई है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई, हाईटेक नौकरियों के क्षेत्र में हुई है, जिससे जनरेट होगी बहुत सी नौकरियां। $60 बिलियन, 6 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश की जो बात है, क्रिटिकल मिनरल AI से लेकर क्वांटम कंप्यूटर में साझा करने के लिए पिछले 6 महीने की बात हुई है। इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रेड डील की जो बात चल रही है, तो आप देखिए 305 बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए फॉर्च्यून 500 कंपनी 50 से अधिक लोगों से बात हुई है। अकेले यूएस $100 बिलियन के निवेश की बात कर रहा है, लगभग 45,000 करोड़ के निवेश का वहां पर प्रधानमंत्री ने समझौता किया है, और जो तमाम स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात की अलग। तो आप अभी टेक्नोलॉजी पे लगातार फोकस है। भारत ने एक अलग से इसके लिए फंड जनरेट किया है कि अगर आप आईटी में या इनोवेशन में या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर के आते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो सरकार आपको फंड दे रही है, सरकार सुविधाएं दे रही है। यही कारण है कि आज हम मोबाइल को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तमाम चीजों को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, अभी AI समिट हुई थी, उसमें तमाम इन्वेस्टर्स ने बताया कि कौन कितना निवेश करेगा, और वो निवेश होने के बाद हमारी भी टेक्नोलॉजिकली हम काफी इंप्रूव करेंगे। और सही बात है, टेक्नोलॉजी पे बात होनी चाहिए। अब चाय जहां बनता था जिस आसाम में, वहां चिप्स बनाने की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगातार काम हो रहा है। तो देश में लगातार इस तरह से बढ़ोतरी हुई है, और लगातार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से, सिर्फ अगर इस यात्रा की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान आपके चैनल पे ही चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी समझौता करके आए हैं, जो बातें करके आए हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा संकट जिससे महंगाई और तमाम चीजें जुड़ी हुई है, वो कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज आगे भविष्य में भी दिक्कत करता है तो हमारे लिए और रास्ते खुलते हैं। और इसको कहते हैं ना, ओएसिस इन द डेजर्ट, आज हिंदुस्तान खड़ा है इतने वैश्विक संकट के बीच में भी, जब दुनिया में 45%, 35%, 40% दाम बढ़ रहे, तब 3 से 4 रुपए की मामूली बढ़ोतरी करके स्टेबल हैं, स्टेबल के साथ चल रहे हैं, और 30 मिलियन बैरल का नया हमारा करार स्ट्रेटजी कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार करे, जो 12 सालों में जो स्टेबिलिटी लाके खड़ा किया है, जो योजनाओं से आम आदमी को स्ट्रेंथन किया है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को मजबूत किया गया है, भारत आज नीचे से ऊपर तक जिस ढंग से मजबूती के साथ खड़ा है, टेक्नोलॉजी में खड़ा है, इनोवेशन में खड़ा है, सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, सरकार उसको आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और प्रधानमंत्री की आप लगातार यात्राओं से भी नहीं कह सकते कि सिर्फ धनंजय गिरी साहब 1 मिनट कुछ जोड़ना चाहते हैं सतीश सर। अरे भाई, टेक्नोलॉजी की ही तो बात कर रहे हैं भाई। $323 बिलियन अमेरिका वाला खर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ $2 बिलियन का फंड बनता है AI का। कहां आप कंपीट कर पाओगे धनंजय जी? बताओ ना, सीधी सीधी बातों का सीधा सीधा जवाब दो भाई। 12 साल बाद ये सब फलाना ठिकाना आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, ये सब काम पहले होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप तो मेरे ख्याल से उम्र में हमसे काफी बुजुर्ग हैं, हमसे काफी सीनियर हैं, काफी अनुभवी भी हैं। तो क्या इसके पहले कितना बजट था उसको और अभी कितना बजट है, ये दोनों को अगर आंकड़ों के आईने में ही देखना है तो आंकड़ों के आईने यहां से तय होंगे ना कि कहां से हम चले और कहां खड़े। अमेरिका के साथ अगर हम आज आपको पता ही नहीं चला कि, सुनिए धनंजय जी, आपको पता ही नहीं चला, सुनिए ना, अरे आप सुनिए, फिर बोल रहे आप बीजेपी वालों से हम जानते हैं बात करना। देखिए IT कब AI हो गया आपको पता ही नहीं चला। IT कब AI हो गया आपको पता ही नहीं चला। आपको पता चला ना समय से? सारे IT कंपनियों के शेयर 50% तक गिरे हुए। हाँ पता चला, था पता, आपको पता चला? हमें तो था पता। नहीं तो $200 बिलियन आपको समय पर थोड़ा और पता चलना चाहिए था, ज्यादा अच्छा। अभी भी पता चल रहा है तो अच्छी बात है। अपनी पूरी कर लीजिए। सॉरी नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं है। देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और हम लोग कोई असहमतियों का सम्मान करते हैं, इसलिए लगातार वो बोल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि भाई अगर निंदक नियर राखी की संस्कृति, हम तो थोड़ी सतीश जी पूरी तैयारी करके आए हैं।
नहीं, हमको ऐसा थोड़ी है कि पंडित नेहरू हिटलर का चेला कहा तो उनको 9 महीने के लिए जेल भेज दो, ऐसा नहीं है। सतीश के सिंह जी अपनी बात कहें, राष्ट्रहित में कहें तो हम सुनने के लिए सदैव तैयार हैं, और राष्ट्रहित में उन भी सुन रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं हुई हैं और उस यात्राओं से देश को क्या लाभ मिला है, तो इसको स्वीकार करने में उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर आज अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका से ये भी तुलना करना पड़ेगा कि 12-13 में हमारे पास कितना फंड था, आज हमारे पास कितना फंड है और कितना इनोवेशन है, कितना हम अर्थव्यवस्था 11 नंबर की थी, आज की 4 नंबर की, 6 नंबर की है। जो लगातार हम विकास के मानक पर लगे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात कही है कि धनंजय साहब, एक मिनट संगीत रागे जी को सुन लेते हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और अपने पास चलेंगे दूसरे प्रवक्ता के पास। जी संगीत रागे जी। लक्ष्मण जी, सतीश मेरे बैचमेट हैं और इनकी भाषा से मुझे आज बड़ा सख्त एतराज है कि ये बोलते हैं हमको बीजेपी वालों से बात करना आता है। क्या बात करना आता है? बीजेपी वाले हम तो आपको नहीं, हम तो बोले बीजेपी वालों ने तो क्या बोले भाई? हम आपको बीजेपी वाले कहाँ कह रहे हैं भाई? हम तो आपको प्रोफेसर कह रहे हैं। नहीं, सतीश बाबू हम अपने ऊपर थोड़े लिए हैं, हम तो बीजेपी वालों के लिए ये कह रहे हैं। तो आपको कांग्रेस वालों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। हम थोड़े कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की बात है। अब दूसरी बात, जरा डेटा पर आ जाते हैं। आप डेटा खेलते हैं ना? आइए 2004 आज आ ही जाते हैं। 2004 से 2014 तक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम देख रहे थे डेटा, हर साल ट्रेड डेफिसिट में था सर। 2004 में एक्सपोर्ट किए थे 83.5 यूएस बिलियन डॉलर, इंपोर्ट किए थे 111.5 बिलियन डॉलर। और आगे तक पूरा लिस्ट करूंगा तो लंबा हो जाएगा, 100 का खराब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय भी ट्रेड डेफिसिट था, आज भी ट्रेड डेफिसिट है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। सर्विस सेक्टर में भी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, मर्चेंडाइज सेक्टर में भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। यदि नरेंद्र मोदी की राज में आप बात करेंगे तब भी, मनमोहन सिंह के समय भी बढ़ा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके समय नहीं बढ़ा था। लेकिन ये कह देना कि अरे भाई कहां है, खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गई, तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे भाई, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, क्या ग्रोथ रेट था उस समय भारत का? तुलना कर सकते हैं आप? बताओ क्या तुलना बोले। अरे मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे, देखिए सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलप बोले तो दीजिए, कितना करोड़ डेवलपमेंट इन्वेस्ट किया जाता था पहले, मैं जरा जानना चाहता हूं। हमको तो नहीं, अरे सुनिए ना भाई, देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में एक भारी गलती हुई कि वो भी सर्विस सेक्टर पर रह गए, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए प्रोफेसर संगीत रागी साहब, सुनिए ना भाई, आप सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग सुनने की क्षमता नहीं है और इसी में कबाड़ा हो रहा है। देखिए जब वो छोड़ के गए थे तो ग्रोथ रेट था 8.5%, समझे, 8.5%। और उससे पहले 2007-8 में जो पूरा एक दुनिया में एक वैश्विक आर्थिक संकट नाम का एक जीव हुआ था, आपको मालूम है ना? और सज्जन जी को जरूर मालूम होगा कि 12 में एक टेपर टेंट्रम के नाम से कोई चीज आया था। ये सब तो आप बीजेपी वाले लोग बताते ही हैं, कभी नहीं बताएंगे। सब भला चंगा अभी है और पहले सब पूरा दंगा था, बेकार था, रद्दी था। ये गलत अप्रोच है। जो गड़बड़ वहां था वो गड़बड़ था, इसीलिए तो मोदी जी आए, और अब गड़बड़ है उनको बताया जा रहा है, तो आप लोग सुनो भाई। आगे जी कुछ बोलना के ब्रेक पे चले हम? मैं एक लाइन जरा बोल देना चाहता हूं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी। जरा आप देखिएगा कि 2004 में ग्रोथ रेट कितना था, 2005 में कितना था, 2006 में बढ़ा था, 2008 में 3.1 पे आ गया था। और आप कहना शुरू कर देते हैं कि भाई उस समय ये प्रॉब्लम था। हम तो कोविड से गुजरे हैं सर, और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी हमको सब कोई कहता है, हम नहीं जानते हैं। मेरा बहुत अर्थशास्त्र, मेरा बहुत आपकी तरह पता नहीं है, आप हमारे साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, लेकिन पता नहीं कहां से आपको अर्थशास्त्र इतना ज्ञाता हो गया, तो मुझे
अच्छी बात है, खुशी हो रही है सुन करके नहीं आपके बुखार। मैंने उनको पता था कि सीएनबीसी आवाज पे जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की पूरी तैयारी करके आए थे। अब हमें हो सकता है लक्ष्मण राय जी 2 मिनट में डिमोलिश कर दें, धाराशायी कर दें। मैं इसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा करते, ब्रेक ले लेते हैं। जानकारी में, मेरी जानकारी में संगीत भाई असली समस्या पता है क्या है? महंगाई की नहीं है, कमाई की है। महंगाई की नहीं है, कमाई की। सज्जन कुमार सिंह, फिर ब्रेक के बाद जाएंगे। सज्जन जी। नहीं, देखिए, इसमें बात हो रही है, एआई की ही बात ले लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2025 का एआई वाइब्रेंसी डेटा है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। भारत जो है चाइना और यूएस से पीछे है, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत का ही दखल है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है, उस स्टडी में ये बताया गया था कि गवर्नमेंट की रेडीनेस उसमें पूरी थी, और उसका एक और भी याद है कि उसका मतलब एडॉप्शन भी बहुत तगड़ा हो रहा है। यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो आईटी सेक्टर्स को कंपीट करके इन्वेस्ट करना चाहिए था, ट्रांजिट करना चाहिए था, जो कि यूएस के बिग जायंट्स, अब देखिए मेटा है, टेस्ला है, उसके अलावा बाकी और भी बड़ी आपके पास जो ग्लोबल जायंट्स है, उसके तुलना में इंडिया की प्राइवेट इकोसिस्टम को जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से हम लोग अमेरिका और चाइना से पीछे हैं। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पे, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एआई वाइब्रेंसी डेटा है, तो कहने का मतलब है वो कमी बिल्कुल सही है हमारी, क्योंकि कंप्यूटर के रेस में हम लोगों ने कैचअप कर लिया था। एआई में जितना हमारे प्राइवेट इकोसिस्टम को इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया है। लेकिन मान के चलिए उसके बाद सबसे ज्यादा 27% एआई का जो टैलेंट पूल है, जो बेस्ट टैलेंट पूल है, वो इंडिया का है। तो अभी हम लोग निश्चित तौर पे चाइना और यूएस के पीछे हैं। कारण यह है कि उनके जो प्राइवेट जाइंट्स हैं, आप गूगल से, मेटा से, टेस्ला से जब आप कंपीट करते हैं, तो आपका विप्रो और बाकी और भी सारी जो आपकी कंपनीज हैं, उनको जितना दिखाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की इकोसिस्टम इसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। मुझे लगता है ये फैक्चुअली सही नहीं है। एआई को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी, एआई को लेकर के अचानक से हम लोग ये कहें कि एआई में हम क्यों नहीं दुनिया का लीडर बन गए हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अव्यवहारिक होगा। आईटी में भी हम लोग बने, लेकिन एक दूसरे रिसर्च के मोर्चे पे बहुत ज्यादा हम लोग का फोकस कभी से नहीं रहा है। अब जाके धीरे धीरे फोकस बढ़ा है रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो ये विरासत से चली आ रही समस्या है, अभी भी समस्या है। 10 साल से भी 10 साल काफी होता है, ये भी समस्या है। लेकिन अचानक से आईटी में कुछ कर नहीं पाए, अब सीधा आप कहें कि एआई में हम क्यों नहीं कर पाए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अव्यवहारिक आलोचना होगी। बाकी सतीश सर हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं। सतीश जी। सज्जन भाई ठीक बोल रहे हैं। वाइब्रेंसी अच्छा है हमारा। एक एआई में कोई चीज होता है, मुझे मालूम नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूं। जीबीयू जब तक नहीं होगा बढ़िया, तब तक कुछ एआई में हम कर ही नहीं सकते हैं। आप जान लीजिए, एडॉप्शन कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। तो जो एडॉप्शन नकल वाला जहां का स्टॉक मार्केट होगा वहां थोड़ी रहेगा, वो तो जीबीयू वाले के यहां जाएगा ना। इसीलिए तो सब पैसा लेके भाग रहा है सज्जन भाई। जीबीयू वाली समस्या सतीश सर पहले से थी, ऐसा नहीं कि अचानक से अभी हमारे अब तो दूर होने के लिए आया। हाँ, दूर होने के लिए, ठीक है। ऐसा करते इस पे दोनों धनंजय गिरी साहब और प्रोफेसर रवि का एक फैक्ट और लक्ष्मण जी। हाँ, आप ये जो कोई अभी संगीत भाई कह रहे थे, संगीत रागी जी, ये एक्सपोर्ट वाला ना, तो 2004 से 2014 तक जो एक्सपोर्ट है 320% बढ़ा है, जो हमारी जानकारी है। और 2014 से 24 तक 40% बढ़ा है। जवाब निकाल कर रखिएगा, बाकी लौटेंगे। धनंजय साहब, प्रोफेसर रविकांत, आप दोनों के पास आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूरोप दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी निवेशकों से भारत में निवेश करने की अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान को लेकर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रोफेसर रविकांत साहब, ये आरोप लगाना कि यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, काबू नहीं हो रहा है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई, काबू में नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, एक दलील ये दी जाती है इसमें तो भारत या किसी देश विशेष का हाथ तो है नहीं, ये तो पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जहां से 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे, तो स्थिति तो सबकी वैसे ही है। स्थिति यह है कि अमेरिका में 45% महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में, चाइना में 25% महंगाई बढ़ गई, भारत में तो उतनी बढ़ी नहीं, तेल के दाम उतने बढ़ गए, 45% अमेरिका में, 25% चाइना में, भारत में 7% बढ़े। फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं?
हम लोग तो बेहतर सिचुएशन में, ये दलील दी जाती है। नहीं देखिए, मैं पहले संगीत रागी जी की पिछली बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आता हूं। वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। ठीक है। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो प्रोफेसर हैं, लेकिन सतीश जी के साथ इस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। भले ही वो आपके क्लासमेट हैं, लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो वो सतीश जी हैं और बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने ये किया था। अरे सावरकर जी तो अंग्रेजों से कह रहे थे कि आप जा रहे हैं तो इस देश को राजतंत्र बना दीजिए, भले ही नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप तो चाहते थे कि इस देश में राजतंत्र हो और इस देश में राजाओं का राज चलता रहे, जलवा चलता रहे। दलित है, जो किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको कभी सशक्त होने का मौका ही नहीं मिले। आप यही चाहते थे, लेकिन ये नेहरू जी ने नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें वो तमाम अधिकार मिले जिसके जरिए यहाँ तक वो लोग भी पहुँचे जिनको वो अधिकार मिलने चाहिए थे। अब इन 12 साल में आपने क्या किया? बहुत स्ट्रेटजी के साथ इस देश के वंचितों पर, बहुजनों पर हमला किया गया और जो सरकारी स्कूल थे वो आपने सारे खत्म कर दिए, लगभग खत्म कर दिए। आपके पास एक है, पूरा सेटअप है, आप चला ही रहे हैं शिशु मंदिरों का, तो वहाँ आपको ब्रेन वॉश भी करना आता है। वहाँ आप तमाम इन लोगों को जिस तरह से कर रहे हैं वो सब पूरा देश देख रहा है। रही इकोनॉमी की बात, तो ये बात सही है कि चाहे कोरोना की आपदा हो या इस समय जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, वो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ट्रंप कहेगा कि नहीं साहब आप तो तेल रूस से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। ईरान जब दे सकता है तो ईरान के साथ आपका जो हमारा बहुत पुराना रिश्ता था वो आप छोड़ करके वो इजराइल के गोद में जाकर के बैठ गए, क्योंकि आपको वो चाहिए था कि यहां जासूसी करवानी थी आपने मंत्रियों की भी और विपक्ष के नेताओं की थी। तो ये आप तो अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देश, मैं ये कह रहा हूं कि सब गुडी गुडी है। ये बताइए 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? बेरोजगार सड़क पर आज क्यों खड़ा हुआ जिस पर आप लाठियां चला रहे हैं? मान लेते हैं हम सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगासी है, मोदी जी कह रहे थे। वो किसान जिन पर आप पूरे उनके अधिकार खत्म कर देना चाहते हैं, वो बेचारे 13 महीने तक सड़क पर होते हैं, तब भी गुडी गुडी था। ये आंकड़े नहीं। और जिसकी बात हो रही थी कि साहब उस समय जीडीपी कितना था, उस समय आपका कितना था, जरा बेस ईयर बता दीजिए मुझे। मनमोहन सिंह जी के समय पर बेस ईयर क्या था और अब बेस ईयर क्या है जिसके आधार पर आप आंकड़े। तो इसलिए ये जो गुलाबी आंकड़े हैं वो देश के उन लोगों को आप आंखों में धूल तो झोंक सकते हैं जो बेचारे आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखते हैं या उस तरह चीजें नहीं जानते हैं। वो तो बहुत छोटी चीज जानते हैं कि हमारी आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने इस देश के जो आज गरीबों, दलितों, बच्चों, आदिवासियों के बच्चों के भविष्य आपने नीट की परीक्षा आपने 4 बार परीक्षा आपकी लीक हो चुकी है। धनंजय गिरी साहब, आपको कोई चिंता नहीं है। संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा, संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी साहब बहुत अच्छे सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसलिए थोड़ा सा मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूँ। बोलिए। वो कहाँ प्रोफेसर है, कहाँ नहीं प्रोफेसर है, ये हमको नहीं मालूम है। मैं कहाँ प्रोफेसर हूँ और मेरे क्या पब्लिकेशन है, वो एक बार जरा गूगल सर्च पर वो चले जाएंगे तो बेहतर उनको पता होगा। दूसरी बात, ये मेरे और सतीश के बीच का मामला था। मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। पढ़ गए तो नहीं, आपके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा कांग्रेस है। नटवर सिंह की किताब जरा पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या दखल होती है। ठीक है, जरा ये भी पता कीजिएगा कि नटवर सिंह जनरल नरवणे की किताब को काहे बैन कर दिया? उसको भी आने देते ना, जनरल नरवणे की किताब को भी आने दीजिए। लेकिन आप तो एक आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके यहां तो कोई लिख भी नहीं सकता है ना, आप तानाशाही चल रही है ना। देखिए जरा रुक जाइए। अभी हमने स्टेप ने आपको मैंने गंभीरता से सुना। प्रोफेसर रविकांत साहब एक मिनट शांत हो जाइए, जरा संगीत रागी जी बात खत्म करते हैं। संगीत रागी जी जल्दी बात खत्म करिए। देखिए नटवर सिंह के समय, नटवर सिंह ने जो पुस्तक लिखी उसमें पता है कि सारा पोल खोल करके छोड़ दिया है। और ये हमारी उक्ति तो नहीं है, नटवर सिंह ने खुद ही कहा कि मनमोहन सिंह वॉज ए वीक प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी के लिए तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है। राहुल गांधी जरूर चिल्लाते रहते हैं। अब राहुल गांधी के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आईपीओ पर होता है तो उस पर थोड़े प्रतिक्रिया दी जाती है। अब राहुल गांधी अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, मैं एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप कहते हैं, सतीश जी ने कहा कि रसिया से आपने तेल बंद कर दिया।
कहां बंद हुआ है भाई? आज के दिन में तो हाईएस्ट है। आज के दिन में रसिया से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं, सरकार की तरफ से बयान भी आया है कि हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ऐसा कर धनंजय गिरी साहब बहुत अच्छे शांत बैठे हैं। धनंजय गिरी साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा सैंक्शन और नो सैंक्शन, हम रसिया से तेल खरीदते रहेंगे। भाई आपके पी चिदम्बरम ने क्या कहा था कि हम तो पाकिस्तान पर अटैक करने चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने हमको ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने इजाजत नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी कौन थी भाई? सोनिया गांधी थी ना। तो आपकी विदेश नीति मनमोहन सिंह की कैसी चलती थी ये तो सब कुछ देखा है। चाइना के बारे में धनंजय गिरी साहब, पे बांध बांध रहा है। मनमोहन सिंह ने कहा। ठीक है, संगीत रागे जी एक मिनट शांत हो जाइए, बाकी लोगों को बोलने का मौका। धनंजय गिरी साहब, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे और क्या क्या कह रहे थे। भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र में कोई एक पार्टी 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांव पोंछ नहीं है भारत ने दुनिया के इतिहास में। और ये लोकतंत्र क्या किसी लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। ये परिवार तंत्र के सबसे बड़े नमूने और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। अब बाड्रा जी परिवार के बच्चों का नाम रख दिया है, कौन? राजीव बाड्रा। तो अब छठी पीढ़ी के भी आप पांव पहुंचने के लिए तैयार है। ये ऐसे भी लोकतंत्र पर बात करें तो लोक लज्जा के लिए ठीक नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के समय का सरकारी जो डाटा है 2009-10 में जो महंगाई की दर थी वो 10.9% थी, और जो 10-11 में थी वो 12.9% थी। 9.5% थी ये 12-13 में, 13-14 में बढ़ के 10% थी। और ये महंगाई दर 8.3% थी 2008-9 में। जबकि हमारी सरकार में लगातार जो ग्रोथ रेट है ऊपर है और महंगाई की दर नीचे है। अभी की जो अगर बात आप करें तो अभी भी ठीक है, लेकिन अभी जब अंतरराष्ट्रीय हालात ठीक नहीं है तो अब की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन पूरे अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, वो पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है अर्थशास्त्री के रीजन में, उनकी सरकार का ये मैं आपको डाटा बता रहा हूं। 10.9%, 9.8%, 7.6% लगातार महंगाई दर, डबल डिजिट की महंगाई दर दिखा रहा है। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई दर और इन्फ्लेशन था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 74 में। तो जिस डाटा की बात करें, डाटा को किस आईने में कहां से लेंगे, ये अपनी सरकार का, जिस सरकार का आदरणीय सतीश के सिंह जी बात कर रहे थे उसी डाटा का, ये सरकार का डाटा, उस समय का डाटा है जो मनमोहन सिंह की आदरणीय सरकार ने उस समय डाटा रिलीज किया था, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और हमारी सरकार ने अगर 10-11वीं अर्थव्यवस्था को 5-4 पर ले आए, 5 पे 53 करोड़ लोग, आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आम आदमी की, कॉमन मैन की बात कर रहे थे। 53 करोड़ लोग तो बैंक की तरफ मुंह करके खड़ा नहीं हो सकते थे। उनका जीरो बैलेंस पे अकाउंट जन धन योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोजा, प्रोफेसर रविकांत साहब, और उनको 53 करोड़ में डीबीटी शुरू किया। प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा कम है। प्रोफेसर रविकांत अपनी बात खत्म करिए। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए कि कहे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। उस प्रोफेसर रविकांत बंद करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस लीकेज को बंद करने। धनंजय गिरी जी जो कह रहे हैं कि एक परिवार, उस परिवार ने क्या दिया है इस देश के लिए, ये कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी करते रहे। उसी परिवार के दो आज तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है, 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है। और मुझे मालूम है कि आपके पुरखे क्या करते रहे, अंग्रेजों की दलाली करते रहे। एक 50 रुपया पेंशन ले रहा था और दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों से कह रहे थे कि हम आपके लिए जो सैनिक भर्ती कराएंगे। ये बहस काफी लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन शो का समय यहीं पे समाप्त हो रहा था, आप लोगों को रोकना होगा। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।